अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अफिया करीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल अकेडमी। आज जो चैप्टर अभी हमने पढ़ना है वो है प्रीलिमिनरी कंडीशंस फॉर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। तो ये चैप्टर वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री करते हुए वैसे भी पता होने चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके अलावा इसमें से काफ़ी सारे यूक्यूज़ यानी कि क्वेश्चंस भी बनते हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पेशेंट एंड ऑपरेटर पोजीशन पे। कहते हैं पेशेंट की और ऑपरेटर यानी कि डेंटिस्ट की एफिशिएंट पोजीशन यानी कि ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जो कि दोनों की वेलबींग के लिए अच्छी हो। जैसे कि कहते हैं जिस पोजीशन में वो दोनों रिलैक्स रहें और लेस मसल टेंशन जो है वो उनके ऊपर आए। उसके अलावा कहते हैं जब डेंटिस्ट काम कर रहा हो तो उसके शोल्डर्स जो है वो बिल्कुल ढीले होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, और जो स्पाइन है उसके ऊपर भी कोई अननेसेसरी कर्वेचर नहीं आना चाहिए। प्लस कहते हैं जो ऑपरेटर है अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उसके जो दोनों फीट हैं उन दोनों के ऊपर प्रॉपर बैलेंस और वेट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर एक पैर खड़ा रहेगा तो चांसेस होते हैं कि उस लेग के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। फर्दर कहते हैं कोई भी अनकंफर्टेबल और अननेचुरल पोजीशन अगर आप रखेंगे स्पाइन की या अपनी बॉडी की तो उसके ऊपर स्ट्रेन आएगा और अल्टीमेटली आपके जो बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाती है चेयर पोजीशन एंड पेशेंट पोजीशन। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। कहते हैं मोस्टली पेशेंट्स की जो पोजीशन होती है ड्यूरिंग ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री वो या तो बिल्कुल ही सुपाइन होते हैं यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए होंगे, या उनकी 45 डिग्री पे रिक्लाइन होगी उनकी बैक। अब कहते हैं जब पेशेंट सुपाइन होता है तो उसकी हेड, नीज और फीट ये सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। उसके अलावा कहते हैं कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि पेशेंट का जो हेड है वो उसके फीट से लोअर हो। ठीक है, हेड हमेशा फीट के लेवल पे या फीट से ऊपर होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है यानी कि पेशेंट सिंकपी में जा रहा है तो उसका हेड हम उसके फीट से लोअर कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास ऑपरेटिंग पोजीशन। तो हमारे पास 4 टोटल ऑपरेटिंग पोजीशंस होती हैं फॉर राइट हैंडेड ऑपरेटर, और फिर लेफ्ट हैंडेड के लिए भी 4 ही होंगी। फॉर राइट हैंडेड की बात करें तो एक हमारे पास आती है राइट फ्रंट, फिर राइट एंड राइट रेयर, और जो फोर्थ पोजीशन है वो होती है हमारी डायरेक्ट रेयर पोजीशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम नीचे एक इमेज उन्होंने बताई हुई है उसको देख के समझ लेते हैं। अच्छा, जो राइट फ्रंट है वो हमारी 7 o'clock पोजीशन है कि डेंटिस्ट इस तरफ होगा और इधर पेशेंट का हेड है। ठीक है, फिर राइट 9 o'clock पे आ जाएगा पेशेंट, और राइट रेयर के अंदर 11 o'clock पे होगा, सॉरी पेशेंट नहीं, डॉक्टर। ठीक है, वो 11 o'clock पे आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास 3 पोजीशंस फॉर राइट हैंडेड पर्सन या ऑपरेटर। जो हमारा लेफ्ट हैंडेड ऑपरेटर होगा या आपका डॉक्टर होगा उसके लिए क्या पोजीशंस बनेगी? उसके लिए बनेगी 1 o'clock, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट रेयर। उसके अलावा बनेगी 3 o'clock जिसको हम कहते हैं लेफ्ट, और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट फ्रंट जो कि हमारी होगी 5 o'clock। ठीक है, और ये हो गई 3 पोजीशन लेफ्ट ऑपरेटर के लिए। लेफ्ट हैंडेड ऑपरेटर के लिए ये 3 पोजीशंस हो गई राइट हैंडेड ऑपरेटर के लिए, और ये हो गई डायरेक्ट रेयर जिसको हम कहते हैं 12 o'clock, जिसके अंदर बिल्कुल ही जो ऑपरेटर है वो पेशेंट के पीछे होगा। अब ये तो हमने पोजीशंस याद कर ली, पढ़ ली। उसके अलावा कहते हैं कि इन पोजीशंस पे कौन कौन से दांतों पे काम किया जाता है। अगर जो डॉक्टर है वो राइट फ्रंट पोजीशन पे होगा तो वो मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ को एग्जामिन करेगा, उनकी ट्रीटमेंट करेगा, प्लस मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ की एग्जामिनेशन और उनका ट्रीटमेंट करेगा, स्पेशली मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ ऑफ द राइट साइड। ठीक है, और जो मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ है उसकी भी ट्रीटमेंट इस राइट फ्रंट से हो सकती है। फिर आ जाती है हमारे पास राइट पोजीशन। राइट पोजीशन में कहते हैं पेशेंट के फेशियल सर्फेसिस ऑफ मैक्सिलरी मैंडिबुलर टीथ के ऊपर वर्क हो सकता है, प्लस मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ के ऊपर, राइट पोस्टीरियर टीथ के ऊपर काम हो सकता है। और उसके अलावा मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ और राइट साइड की एक्लूजल सर्फेस पे भी काम हो सकता है। तो फेशियल सर्फेस और एक्लूजल सर्फेसेस ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ प्लस मैक्सिलरी टीथ कहाँ से होंगे? राइट साइड से होंगे। फिर आ गए आपके पास राइट रेयर, जिसके अंदर पेशेंट डॉक्टर जो है वो जैसा पीछे की तरफ चला जाता है। इसके अंदर कहते हैं ये तब की जाएगी, पहले तो कहते हैं ये पोजीशन ऑफ चॉइस होती है फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। अब इस एरिया में खड़े होकर कहते हैं पेशेंट के मैक्सिलरी एंटीरियर दांतों की एक्लूजल सर्फेसेस या लिंगुअल सर्फेसेस के ऊपर काम हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे जब ये काम होगा तो ये रेयर इमेज से होगा, मतलब इनडायरेक्ट विजन से होगा, यानी कि मिरर में देख के इन दांतों को ट्रीट किया जाएगा। और डायरेक्ट विजन में कौन से दांत हो सकते हैं? आपके मैंडिबुलर टीथ, ठीक है, जो कि आपके सामने नजर आ रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाती है बिल्कुल रेयर पोजीशन। जो रेयर पोजीशन होती है यानी कि डायरेक्ट रेयर पीछे जो 12 o'clock पोजीशन है उसके अंदर मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ की लिंगुअल सर्फेसिस के ऊपर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कुछ जनरल कंसिडरेशंस। जनरल कंसिडरेशन में कहते हैं कि जब भी ऑपरेटर को जरूरत पड़े वो पेशेंट के हेड को रोटेट करवा सकता है टू द राइट और
टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द टूथ बीइंग ट्रीटेड। उसके अलावा कहते हैं कि एज अ रूल ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल नोट में जो लिखी हुई बात है कि जब भी आप मैक्सिलरी आर्च के ऊपर काम कर रहे होंगे तो मैक्सिलरी एक्सक्लूसिव सर्फेस या मैक्सिलरी एक्लूजल प्लेन जो है वो हमेशा आपके फ्लोर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल पे होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ये एक्लूजल प्लेन है मैक्सिलरी दांतों का, तो आपका जो फ्लोर है वो उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आना चाहिए। उसके अलावा जो आपके मैंडिबुलर आर्च है उसका जो एक्लूजल प्लेन है, उसकी जो एक्लूजल सर्फेसेज हैं, वो जब आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपके फ्लोर से 45 डिग्री के एंगल पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स थे, मैक्सिलरी आर्च का एक्लूजल प्लेन परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द फ्लोर, और आपकी मैंडिबुलर आर्च का जो प्लेन है वो 45 डिग्री टू द फ्लोर आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो कहते हैं कि आइडियल डिस्टेंस जो ऑपरेटर है उसने मेंटेन रखना है पेशेंट के मुंह से, जो कि कितना होना चाहिए। कहते हैं अपराइट पोजीशन में जो आपका डेंटिस्ट है ऑपरेटर वो बैठा हुआ और वो इतना दूर हो जितना दूर कोई भी बुक पढ़ते हुए होता है। ठीक है, उसके अलावा कहता है मिनिमाइज बॉडी कांटेक्ट होना चाहिए विद द पेशेंट। आपने ऑपरेटर ने पेशेंट के किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर अपना रेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, रेस्ट फॉर आर्म का रेस्ट नहीं रखना, उसके अलावा हैंड को वहाँ पे रेस्ट नहीं करना। दूसरा कहते हैं कि जो पेशेंट की चेस्ट है उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रे यूज़ नहीं करना। फिर तीसरा कहते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके अंदर आपका माउथ मिरर होगा फॉर दी रिफ्लेक्शन प्लस लाइट की रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपने माउथ मिरर पकड़ लिया। उसके अलावा कहते हैं अगर ऑपरेटर जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए काम कर रहा है ऑन एनी पेशेंट, तो हमेशा पहले तो बात उन्होंने की है रेस्टिंग पोजीशन में हो ऑपरेटर, किसी किस्म के कोई स्ट्रेन ना आ रहा हो उसके ऊपर। दूसरा कहते हैं अगर वो खड़े होकर काम कर रहा है तो अपनी पोजीशन जो है वो स्लाइटली चेंज करता रहे ताकि अननेसेसरी फिटीग ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग स्टूल आ जाएगा, जो कि हमारे पढ़ने वाली बात नहीं है। नीचे आता है इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज। इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज कहते हैं हमेशा एक्सचेंज जोन में होना चाहिए। किससे एक्सचेंज करना है? असिस्टेंट से। ठीक है, अगर आपने असिस्टेंट से कोई चीज़ पकड़नी है तो वो आपने एक्सचेंज जोन में चेंज करनी है। एक्सचेंज जोन कौन सा रीजन है? कहते हैं पेशेंट की चिन से नीचे और उसकी चेस्ट से फ्यू इंचेस अबव। ठीक है, तो इसके में बस इतनी ही बात थी कि इस रीजन में आपने हर जो भी चीज़ पकड़नी है अपने असिस्टेंट से वो इस रीजन में पकड़नी है। नेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर मैग्नीफिकेशन एंड हेड लैम्प इल्यूमिनेशन। तो कहते हैं विजुअल इक्विटी को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, ताकि आपके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं तो के वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, उनको प्रॉपरली देखने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए अब हमारे पास आ गए हैं कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज, जो कि एक प्रॉपर फिक्स्ड फोकल लेंथ के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि डेंटल लूप्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल में उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो लूप्स होते हैं वो एक फिक्स्ड फोकल लेंथ पे ही काम करते हैं, मतलब एक डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर मैग्नीफिकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो वो मैग्नीफिकेशन जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, वो एकदम से ब्लरी विजन आने लग जाता है। तो ये जो फिक्स फोकल लेंथ के ऊपर काम करने वाले हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेज लेंसेज हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि जब भी ऑपरेटर इनको पहन के काम करेगा तो वो हमेशा प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका पोस्चर है वो प्रॉपरली अच्छा मेंटेन रहेगा। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास बायफोकल आई ग्लासेस आ गए, उसके अलावा लूप्स आ गए और सर्जिकल टेलीस्कोप्स आ गए। उसके अलावा हेड लैम्प्स भी यूज़ हो रहे हैं, जिसके कहते हैं कि आपकी जो लाइट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है ताकि प्रॉपरली क्लिनेशन का विजन जो है वो प्रॉपर हो सके और किसी किस्म के शेडोज़ वगैरह उसको ना आए। जब वो ऑफकोर्स जब आपकी यूनिट की लाइट यूज़ होती है, अगर उस पर जो डॉक्टर का हेड सामने आ जाए तो वहाँ पे शेडो आने लग जाता है। तो एलईडी अगर आप हेड लैम्प्स लगा लेंगे एलईडी वाले, तो उससे क्या होगा कि किसी किस्म का शेडो नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है आइसोलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग फील्ड, यानी कि जिस एरिया में आपने काम करना है, जिस टूथ के ऊपर आपने काम करना है, आपने उसको अपनी बाकी सारी ओरल कैविटी से आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, आइसोलेशन के गोल्स क्या होते हैं जो कि आपसे यूपीज में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो मेजर जो गोल होता है आइसोलेशन का वो होता है मॉइस्चर कंट्रोल, यानी कि जिस रीजन में भी आपने काम करना है वहाँ पे किसी किस्म का स्लाइवा, जिंजाइवल सर्कुलर फ्लूइड, जिंजाइवल ब्लीडिंग, किसी किस्म का कोई फ्लूइड उस ऑपरेटिंग फील्ड के अंदर ना आ रहा हो। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि जितना भी आपका हैंड पीस के अंदर से जो स्प्रे निकल रहा होता है, जो आपका हैंड पीस का जो सारा पानी निकल रहा होता है, आपने उसको भी प्रिवेंट करवाना है या मिनिमाइज़ करवाना है। अब आइसोलेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हम रबर डैम यूज़ करते हैं, उसके अलावा सक्शन डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर आपकी ये जो यूनिट के साथ सक्शन यूज़ हो रही होती है, या हाई वैक्यूम सक्शन जो होती है, ये सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, या आपके एब्जॉर्बेंट्स यूज़ हो सकते हैं जिसके अंदर आपकी कॉटन आ जाती है और आपके सेलुलोज वेफर्स आएंगे जिनको भी हमने नीचे जाके पढ़ना है। अच्छा, उसके पहला गोल तो ये हो गया कि आपको मॉइस्चर कंट्रोल मिल जाएगा आइसोलेशन से। दूसरा गोल हमारा ये होता है कि जब आप आइसोलेशन करते हैं तो आपको आपके जिंजाइवल टिश्यू से आपके गम्स
से जिंजाइवल टिश्यू से आपके चीक्स, लिप्स वगैरह से सबकी आपको रिट्रैक्शन भी मिल जाती है, ठीक है, यानी कि सब एरिया जो है वो रिट्रैक्ट हो जाता है। तो जब रिट्रैक्शन मिलेगी तो आपकी एक्सेस बेहतर हो जाएगी ऑपरेटिंग साइट की, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको किस तरीके से मिल रही हैं, कहते हैं लिप्स, चीक और उसके अलावा टंग वगैरह किसकी मदद से आपकी रिट्रैक्शन हो रही होती है। अगेन रबर डैम से हाई वॉल्यूम इवैक्यूएटर यूज़ करते हुए, एब्जॉर्बेंट रिट्रैक्शन कॉर्ड, ये सब चीज़ें जो है आपकी रिट्रैक्शन और एक्सेस के अंदर मदद कर रही होती है। उसके अलावा आपकी आइसोलेशन एक और जो फ़ायदा देती है वो आ जाती है, वो देती है पेशेंट सेफ्टी में। अब पेशेंट सेफ्टी ये कैसे प्रोवाइड करती है, कहते हैं कि जब भी आपकी ऑपरेटिंग फील्ड जो है वो आइसोलेटेड होगी प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप पेशेंट के ऊपर ये डैमेज, पेशेंट का रिस्क कम हो जाएगा कि वो किसी किस्म के रेस्पिरेटिव डिब्रिस को या किसी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को एस्पायरेट कर सके या स्वॉलो कर सके। ऑफ कोर्स क्योंकि जब रबर डैम लगा हुआ होगा तो रबर डैम जो है उसकी थ्रॉट को क्या कर रहा होगा, एक तरीके से उसने पैक किया हुआ होगा उसको, ठीक है। फर्दर कहते हैं कि पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज नहीं होगा। सॉफ्ट टिश्यू कैसे डैमेज नहीं होगा, ऑफ कोर्स जब उसके लिप्स, चीक्स वगैरह ये सब रिट्रैक्टेड हैं तो जो बर्क का उनके ऊपर लगने का चांस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से पेशेंट की सेफ्टी जो है वो भी आपको आइसोलेशन से इंश्योर हो जाती है। और लास्ट में आ जाते हैं, कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं ये जो है मेनली तो यूज़ हो रहा है कि पेशेंट को किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट ना हो ड्यूरिंग द डेंटल ट्रीटमेंट। लेकिन फर्दर लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया आपके सलाइवरी फ्लो को रिड्यूस करवाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन की मदद से आपके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग साइट के अंदर हेमरेज के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि ब्लड अगर कट किसी किस्म का लगता भी है तो ब्लड फ्लो जो है, अगर लोकल एनेस्थीसिया लगा हुआ होगा तो ब्लड फ्लो जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है रबर डैम आइसोलेशन। रबर डैम आइसोलेशन की अगर हम यहाँ पे कहते हैं कब यूज़ होती है, कहते हैं मेजरली ये यूज़ की जाती है आपकी आइसोलेशन के लिए, ठीक है। जो भी आपकी ऑपरेटिंग फील्ड है उसको आपकी बाकी ओरल इन्वायरमेंट से आइसोलेट करने के लिए हम रबर डैम यूज़ कर रहे होते हैं। रबर डैम के एडवांटेजेस आ जाते हैं, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। सबसे पहले तो कहते हैं आपको एक ड्राई क्लीन ऑपरेटिंग फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब जो भी आपकी ये ड्राई क्लीन ऑपरेटिंग फील्ड होगी, कहते हैं जितना भी आपका ड्राई एरिया होगा वहाँ पे आपके टूथ की प्रिपरेशन करना, केरीज की रिमूवल करना, उसके बाद रेस्टोरेटिव मटेरियल को एक ड्राई एनवायरनमेंट में डालना बहुत ही ईजी हो जाता है और इस सब में टाइम कम लगता है। तो वो टाइम जो कि आपको रबर डैम लगाने में यूज़ हो रहा होता है वो टाइम आप सब सेव कर सकते हैं एक क्लीन एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में काम करते हुए, ठीक है। फर्दर कहते हैं कि अगर आप समटाइम्स कोई केरीज रिमूव कर रहे होते हैं फॉर फिलिंग और फिर क्या होता है आपका पल्प एक्सपोजर हो जाता है, अगर केरीज बहुत डीप थी तो अगर पल्प एक्सपोजर होता है और आपका रबर डैम लगा हुआ था तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका पल्पल कॉन्टेमिनेशन हो सके बैक्टीरिया से फ्रॉम ओरल फ्लूइड्स। तो अगर इस केस के अंदर पल्पल एक्सपोजर हो भी जाता है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट पल्प कैपिंग करके उस एरिया को सेव कर सकते हैं, मतलब टूथ को रूट कैनाल से बचा सकते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग करके। और वो इसी केस में पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पल्पल कॉन्टैमिनेशन बैक्टीरिया से नहीं होगी अगर रबर डैम लगा हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड विजिबिलिटी। जो भी हमने बात पढ़ी कि आपका जो रबर डैम है वो आपको मैक्सिमल एक्सेस देता है और विजिबिलिटी देता है। कैसे, क्योंकि एक तो वो मॉइस्चर कंट्रोल करवाएगा, दूसरा वो सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। लिप्स, चीक्स और टंग ये सब भी रबर डैम से रिट्रैक्ट हो जाती हैं तो आपकी जो एक्सेस है वो बेहतर हो जाती है। उसके बाद आती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डेंटल मटेरियल प्रॉपर्टीज़। तो कहते हैं अगर मॉइस्चर कंटेमिनेशन होती है तो काफ़ी सारे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कि अमेलगम, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर उसके अंदर मॉइस्चर इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी कॉम्पोजिट होती है वो तो बॉन्ड ही नहीं करती आपके एनामल और डेंटिन के साथ अगर वहाँ पे सलाइवा होगा, ठीक है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग टू एनामल जो है वो और डेंटिन जो है वो भी सेवरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि आपके डेंटल मटेरियल्स की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो तभी होगी जब आपकी मॉइस्चर कंट्रोल होगा। फोर्थ फ़ायदा आता है इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड द ऑपरेटर। वही वाली बात जो भी मैंने बताई है, पेशेंट कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा कि वो किसी किस्म का स्मॉल इंस्ट्रूमेंट स्वॉलो नहीं कर सकेगा, एस्पायरेट नहीं कर सकेगा, कोई डिब्रिस को स्वॉलो नहीं कर सकेगा। उसके अलावा उसका सॉफ्ट टिश्यू सब और टंग वगैरह सब रिट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो उनको ऊपर डैमेज नहीं हो सकता फ्रॉम द रोटेटिंग बर्ड्स। और पेशेंट जो ऑपरेटर है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो तभी पॉसिबल है अगर एक प्रॉपर रबर डैम लगा हुआ हो। यानी कि पेशेंट के अगर कोई डिजीज़ है तो वो इनहेलिंग की वजह से उसके एक्सहेलिंग की वजह से कोई किसी किस्म के प्रेसिपिटेंट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होंगे,
ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेंटल ऑफिसर की प्रोटेक्शन। और लास्ट में आ जाती है हमारे पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो भी हमने पहले बात की कि जो भी आपकी क्लीन इन्वायरमेंट होगी, ड्राई इन्वायरमेंट होगी, वहाँ पे किसी किस्म का भी रेस्टोरेटिव प्रोसीजर करना, उसकी एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फर्दर कहते हैं पेशेंट के लिए मुंह खोल के रखना विद द हेल्प ऑफ, जब भी रबर डैम लगा हुआ होगा वो उसके लिए ईजी हो जाता है, तो वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए माउथ ओपनिंग कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में एक ही बात आती है, एक तो टाइम कंजम्पशन होती है, जब भी रबर डैम यूज़ होता है तो ज़रा टाइम लगता है रबर डैम लगाने में, और दूसरा पेशेंट के ऑब्जेक्शन भी आता है कि पेशेंट समटाइम्स इसको पसंद नहीं करते कि इतनी कोई बड़ी सी चीज़ जो है उनके मुंह में लगा दी जाए। उसके अलावा फिर कुछ कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर रबर डैम अप्लाई किया ही नहीं जा सकता, जैसे कि वो दांत जो कि फुली इरप्टेड नहीं है। जब फुली टूथ इरप्टेड नहीं होगा तो उसके ऊपर रबर डैम का रिटेनर जो है वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया जा सकता। कोई थर्ड मोलर्स के ऊपर भी आपका रबर डैम का रिटेनर अप्लाई नहीं हो सकता, या मेल पोजीशन टीथ जिनके अंदर अगेन रिटेनर डालने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी रबर डैम अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर रबर डैम डालना भी नहीं होता, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं करता क्योंकि उसने ब्रीथिंग नोज से वो ब्रीथ नहीं कर सकता। अगर किसी ने करनी ही मुंह से ब्रीदिंग है और रबर डैम लग जाएगा तो जब रबर डैम लगता है मुंह से ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होती। उसके अलावा कोई पेशेंट को साइकोलॉजिकल रीजंस हैं या उसको लेटेक्स से एलर्जी है, तो इन सब केसेस के अंदर रबर डैम अप्लाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट आता है मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर रबर डैम। ठीक है। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि आपके पास एक वैक्स डेंटल टेप होनी चाहिए या फ्लॉस होना चाहिए जो कि आपके कॉन्टैक्ट एरियाज को लुब्रिकेट करे, यानी कि जो आपके टीथ के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे जब वो लुब्रिकेट हो जाएंगे इस फ्लॉस से, तो उससे क्या होगा, रबर डैम इजीली कॉन्टैक्ट एरिया से पास हो सकेगा। ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो आप यहाँ पर लिख लें, आपका वैक्स डेंटल टेप या फ्लॉस टू लुब्रिकेट दी कॉन्टैक्ट एरियाज ऑफ टूथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रबर डैम का मटेरियल, वो रबर डैम की शीट जो कि लेटेक्स की बनी हुई होती है और नॉन लेटेक्स की भी अब आ रही होती है। अब इसकी काफ़ी सारी थिकनेस होती हैं और ये काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल होती है। लाइट और डार्क कलर दोनों में होती है, लेकिन कहते हैं मोस्टली हम डार्क को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि डार्क जो है वो आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है। ठीक है। कहते हैं थिकर जो रबर डैम है वो ही मेनली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि थिकर रबर डैम जो है वो आपके टिश्यू की रिट्रैक्शन भी अच्छी से कराता है। उसके अलावा वो टीयरिंग को भी रेजिस्ट करता है, टीयर नहीं होगा, फटाएगा नहीं जब आप उसको कॉन्टैक्ट एरिया से घुसाएंगे। थिनर तब रिकमेंडेड होता है जब आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो थोड़े से अपार्ट होंगे। अगर कॉन्टैक्ट्स तो आपने थिनर वाला यूज़ करना है ताकि। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर रबर डैम वो होता है रबर डैम फ्रेम, जो कि हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके साथ आपका जो रबर डैम है वो अटैच हो जाता है। ठीक है। और ये रबर डैम को होल्ड करके रखता है अपनी प्रॉपर पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है रबर डैम रिटेनर। रिटेनर जो है वो टूथ पे लगता है, जिस टूथ को हमने आइसोलेट करना होता है, तो जो कहते हैं जो मोस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट टूथ होता है जहाँ से आइसोलेशन शुरू होती है, उस टूथ के ऊपर ये रिटेनर लगता है। ठीक है। रिटेनर जो है उसके 4 प्रोंग्स और 2 जॉज होते हैं। इसको समझने के लिए हम इसके नीचे पिक्चर देख लेते हैं। इस तरीके का होता है रिटेनर, जैसे नीचे बनाया हुआ है, ये 2 इसके जॉज हैं। ठीक है। और ये इसके प्रोंग्स हैं। हर प्रोंग जो है वो टूथ के लाइन एंगल के ऊपर जाके अटैच हो रहा होता है। ठीक है। और ये दोनों जॉज बाया बो अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके जो जॉज हैं वहाँ पे होल भी प्रेजेंट होता है, इन होल के अंदर से फ्लॉस पास किया जाता है। अच्छा, अब ऊपर देख लेते हैं। खैर कहते हैं कि इस रिटेनर का काम क्या है। इस रिटेनर का काम ये होता है कि ये डैम को आपके टूथ के ऊपर रिटेन करके रखता है, जिस टूथ को हमने आइसोलेट करना है, प्लस ये जिंजाइवल रिट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कि जब आप इसको बिल्कुल प्रेस करके नीचे करके दांत के ऊपर बिठाते हैं तो ये जिंजाइवा को भी थोड़ा सा रिट्रैक्ट करता है। फर्दर कहते हैं कि जो होल्स हैं उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या पास हो रहा था, फ्लॉस पास कर रहे थे, ताकि आपका ये जो रिटेनर है अगर गलती से टूट जाए या उतर जाए तो ये एस्पायरेट ना कर ले पेशेंट, तो इसको फ्लॉस से जुड़ा हुआ होता है ताकि आप इसको बाहर निकाल सकें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि आपने इसको प्रॉपरली सीट कराना है कि जो रिटेनर है ये रॉक ना करे, टिल्ट ना हो। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो रिटेनर्स होते हैं उनके ऊपर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, या ये विंगलेस हो सकते हैं। अब विंग्स जो हैं वो लेटरल या इंटीरियर विंग्स होते हैं। नीचे देखते हैं तो पिक्चर में मैं बताती हूँ। ये वाला जो रिटेनर है ये विंगलेस है। ठीक है। इसकी अगर आप जॉस को देखो तो वो विंगलेस हैं, और ये वाला जो बना हुआ है ये विंग्ड है। ये इसका लेटरल विंग है और ये इस तरफ ही इसका नीचे इंटीरियर विंग है। ठीक है।
इधर भी देख लेते हैं, ये इंटीरियर विंग है और ये आपका लेटरल विंग है और ये वाला विंगलेस है। तो ये इन विंग्स का क्या काम होता है, कहते हैं ये जो विंग्स होते हैं ये फर्दर अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके डैम को विद द रिटेनर, मतलब इस रिटेनर की डैम के साथ अटैचमेंट को बेहतर करने के लिए रिटेनर्स के ऊपर ये विंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा वही फ्लॉस की बात की हुई है ताकि कोई भी ब्रोकन पार्ट जो हैं इस रिटेनर के उनको रिट्रैक्ट कराया जा सके, तो इसलिए फ्लॉस लगा दिया। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास रबर डैम पंच। ये जो नीचे उन्होंने कटर सा दिखाया हुआ है, इस कटर से, इस पंच से या इस प्लंजर से आपने होल्स क्रिएट करने होते हैं अपने रबर डैम के अंदर। किस लिए होल्स क्रिएट करेंगे? उन होल्स के अंदर से आपने टूथ को पास करना होगा, जिन जिन टीथ को आपने आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रबर डैम पंच या प्लंजर। अब इस प्लंजर के अंदर, अच्छा ये इन्होंने फ्लॉस भी यहाँ पे बांधा हुआ दिखाया हुआ है। खैर नीचे देखते हैं, तो कहते हैं इस प्लंजर को हमने यूज़ इस तरीके से करना होता है कि इस प्लंजर के अंदर ना काफ़ी सारे कटिंग के साइजेस होते हैं। ठीक है, ये साइजेस यहाँ पे उन्होंने दिखाए हुए हैं। ठीक, अच्छा ये सारे साइजेस होते हैं उस प्लंजर के अंदर। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है वो आपने जहाँ पे भी मोलर के अंदर पास कराना होगा तो वो आपका सबसे बड़ा वाला साइज़ यूज़ होगा। प्री मोलर्स के लिए 4 और 5 साइज़ यूज़ होता है। इंटीरियर्स के लिए आपका 1 और 2 यूज़ होता है। आपके मैक्सिलरी इंटीरियर्स बड़े होते हैं तो बड़ा होल 2 वाला होल होगा, और जो आपके मैंडिबुलर इंटीरियर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं तो छोटा वाला होल यूज़ होगा। तो ये सारे जो होल्स हैं ये आपके उस पंच के ऊपर ही मशीन में अटैच हुए हुए होते हैं। आपने उसको राउंड करके जौन से भी दांत के अकॉर्डिंगली कट करना है, आपने उस होल को सेट कर लेना है और अपने रबर डैम के ऊपर होल्स क्रिएट करने हैं फॉर पासिंग द क्राउन ऑफ एनी टूथ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिटेनर फोर्सेप। रिटेनर फोर्सेप जैसा कि लफ्ज़ बता रहा है कि जो रिटेनर्स हैं, जो भी हमने पढ़े, उनको पकड़ के दांत के ऊपर एडजस्ट करने के लिए ये वाला फोर्सेप है। फिर आ जाता है नैपकिन। नैपकिन जो है कहते हैं रबर डैम और पेशेंट की स्किन के दरमियान में आपने ये नैपकिन रखना होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? कहते हैं जो रबर डैम है वो डायरेक्टली पेशेंट की स्किन के साथ कांटेक्ट नहीं करता, तो पेशेंट को इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये लेटेक्स का बना हुआ होता है रबर डैम, तो वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है पेशेंट को। उसके अलावा कहते हैं सराउंडिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ से जो भी सलाइवा आ रहा होगा वो नैपकिन के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता चला जाता है। फर्दर कहते हैं एज अ कुशन एक्ट करता है फॉर द रबर डैम मटीरियल। और लास्ट में कहते हैं पेशेंट जब आपने रबर डैम रिमूव करते हैं तो पेशेंट के मुंह पे या स्लाइड्स पे जितना भी सलाइवा होगा वो इजीली लिप्स के सराउंडिंग में आप इस नैपकिन से उसको वाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये नैपकिन उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ है। अच्छा, ये जो स्पेस छूटी हुई है ये यहाँ पे आपके मुंह का रबर डैम का रीजन होगा। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होता है, इस रीजन में से आप रबर डैम को गुच्छा करके बाहर निकाल लेते हैं और देन रबर डैम को आप खोल देते हैं। ठीक है, और फिर ये नीचे सारे जो स्किन वाला पोर्शन होगा, लिप्स वाला पोर्शन होगा, वहाँ पे ये आपका नैपकिन कवर कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के दो जगह पे आपको लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड होता है। एक तो आपने लुब्रिकेट करना होता है अपने डैम को। ठीक है, जब डैम को आप लुब्रिकेट करेंगे, और डैम सेप्टा मीन्स जहाँ पे भी आपने होल्स कट किए हैं, तो एक पंच किए हैं, सॉरी होल्स, एक होल और दूसरे होल के दरमियान का जो रीजन है, जो ये जो सारे होल्स टीथ में से पास करेंगे, ये जो दरमियान का जो पोर्शन है सारा, इसको हम सेप्टा कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर सेप्टा के बारे में कहते हैं कि इन रीजन्स को भी हमने अच्छे से लुब्रिकेट करना है ताकि ये रीजन्स इजीली आपके टूथ के अंदर से पास होकर चले जाएं। दूसरी चीज़ जो लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको वैक्स फ्लॉस रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपके कॉन्टैक्ट एरियाज ऑफ टूथ को आपने फ्लॉस करना है ताकि वहाँ पे भी लुब्रिकेशन मिल जाए, ताकि वहाँ से आपका जो फ्लॉस है वो इजीली पास होकर चला जाए। और लास्ट में कहते हैं कि आपको कोको बटर या पेट्रोलियम जेली यानी कि सिंपल वेजलिन वगैरह रिक्वायर्ड होगी, जो कि आपने कॉर्नर ऑफ द पेशेंट माउथ के कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑफ पेशेंट्स के पर जो है आपने ये अप्लाई करनी होती है ताकि पेशेंट को इरिटेशन ना हो जब रबर डैम लगाया जाए। तो ये थे हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट हमें थी अगर जब भी आपने रबर डैम की एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम चलें तो आगे हमारे पास आता है होल साइज एंड पोजीशन। तो कहते हैं आपने होल्स वैसे ही क्रिएट करना है जैसी भी आपकी टीथ की आर्च फॉर्म है, और आपने मॉडिफाई कर लेना है अपनी होल की पोजीशन को अकॉर्डिंग टू मैल पोजीशन या मिसिंग टीथ। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो पढ़ने वाली बात है इसकी, अगर हम प्लेसमेंट पे आए तो कहते हैं प्लेसमेंट करने से पहले सबसे पहले तो आपने पेशेंट के उन एरियाज पे जहाँ पे जिन जिन एरियाज को आपने आइसोलेट करना है, और स्पेशली उस एरिया को जिस एरिया के ऊपर जाके आपका रिटेनर लगना है, आपने उस एरिया को लोकल एनेस्थीसिया लगा देना है, यानी कि उस एरिया को एनेस्थेटाइज कर देना है ताकि आपकी रिटेनर की जो प्लेसमेंट है वो इजी हो जाए, पहली बात।
दूसरी बात, अगर हम इसकी प्लेसमेंट पे आएँ तो हम इसके नीचे मेथड्स पे आ जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम फुल टेक्निक वगैरह भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब 2 मेथड्स हो सकते हैं आपके अप्लाई करने के। एक होता है अप्लाइंग द डैम एंड द रिटेनर साइमल्टेनियसली। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा ओरली जो रिटेनर है, उसके अंदर आपने अपना डैम जो है वो एडजस्ट कर लेना होता है, ठीक है? एंड देन आपने डैम और रिटेनर दोनों को मिला के, मतलब अब डैम और रिटेनर एक्स्ट्रा ओरली ही जब आपस में कनेक्शन में आ जाएँगे, अब आपने इसको माउथ के अंदर इंसर्ट करना होता है, ठीक है? अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, कहते हैं इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रिटेनर बीइंग स्वॉलोड, क्योंकि आप खाली रिटेनर को मुंह के अंदर नहीं डाल रहे, बल्कि उसको डैम के साथ मिला के डाल रहे हैं, तो वो चांस कम हो जाता है कि वो रिटेनर जो है वो लॉस हो सके या एक्सपायरेट हो सके। पहला इसका फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि जब आप रिटेनर पहले से ही प्लेस कर देते हैं मुंह के अंदर, दांत के ऊपर, तो आपको उसके अंदर से उसके ऊपर से डैम पास करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आपको ईजी आप मैनिपुलेट कर लेंगे या ईजिली मैनिपुलेट कर लेंगे रिटेनर को और डैम को एक्स्ट्राऑरली, ठीक है? तीसरा फ़ायदा ये होता है, कहते हैं इस मेथड पे अगर जो पोस्टीरियर रिटेनर अगर आपने अप्लाई करना है, तो उसकी आप स्टेबल फिटिंग जो है वो पहले से ही चेक कर सकते हैं। मतलब पहले से आप रिटेनर को सिंपली दांत के ऊपर लगा के पोस्टीरियरली चेक करेंगे। इफ़ इट्स फिक्सिंग वेल, देन आपने उसको बाहर निकाल के रबर डैम के साथ अटैच करके देन उसको ट्रांसफ़र करना है मुंह के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि आपने जो आपके रिटेनर की जो बोज हैं, उनको पास करवाना है आपके डैम के होल्स में से, ठीक है? एंड देन रिटेनर की ही मदद से, रिटेनर से ही अपने सॉरी फोर्सेप्स से ही, रिटेनर फोर्सेप्स से ही पकड़े पकड़े रिटेनर को आपने मुंह के अंदर पोजीशन कर देना है उसके अप्रोप्रिएट टूथ के ऊपर, ठीक है? इस बात का ख्याल रखना है कि वो नीचे के जिंजाइवा को इम्पिंज ना करे, क्योंकि ऊपर से ऑफ कोर्स आपका डैम आया हुआ होगा, तो चांसेस हैं कि आप जिंजाइवा को ना इम्पिंज कर दें। तो आपने बस उस रीजन में ज़रा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट जो टाइप हो सकती है वो हो सकती है आपकी अप्लाइंग द डैम बिफोर द रिटेनर, ठीक है? यानी कि आपने पहले डैम को मैनिपुलेट कर लेना है और ऊपर से फिर आपने रिटेनर जो है वो प्लेस करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, कहते हैं जो डैम का जो होल होता है वो स्ट्रेच करते हैं आप, और अपने जो भी आपका एंकर्ट होता है उसके ऊपर आप डैम को बिठा लेते हैं, ठीक है? बिफोर रिटेनर। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपको डैम और रिटेनर को आउटसाइड द माउथ ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, ठीक है? ऑपरेटर जो है ऑपरेटर जो है उसने सिंपली ऊपर से रिटेनर प्लेस करना होता है आफ्टर स्ट्रेचिंग दी डैम ओवर दी एंकर टूथ, यानी कि जो डैम तो आपने पहले से एंकर टूथ के ऊपर बिठा दिया हुआ है, अब आपने उस डैम को ज़रा सा स्ट्रेच करके ऊपर से रिटेनर उसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डिसएडवांटेज इसका ये आता है क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका जो डैम है उसने सारा जिंजाइवल रीजन यहाँ पे कवर किया हुआ होगा, तो जब आप ऊपर से रिटेनर डालेंगे तो कहीं वो रिटेनर जो है वो रिड्यूस विजिबिलिटी की वजह से आपके अंडरलाइंग जिंजाइवल टिश्यू को इम्पिंज ना कर दे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एक और चीज़ जो हमने ऊपर पढ़नी है वो हमने पढ़नी थी इसकी पोजीशन और प्लेसमेंट के बारे में, कि आपने जब भी होल क्रिएट करना है अपने डैम के अंदर तो वो कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले तो कहते हैं कि आपने एक आइडेंटिफिकेशन होल लगा लेना है जो कि आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, ठीक है? ताकि आप डैम को प्रॉपरली लोकेट कर सकेंगे। जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये अगर डैम है तो ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन पंच है, ठीक है? हर जगह जो कि आपके अपर लेफ्ट रीजन पे आ रहा होगा, ताकि आपको पता हो कि डैम किस तरीके से सीधा है। पहली बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी आपने किसी इंसाइजर्स के ऊपर फंक्शन ऑपरेशन तो नहीं कह, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री करनी है, यानी कि रेस्टोरेशन वगैरह करनी है किसी भी इंसाइजर के ऊपर, तो आपने कितनी आइसोलेशन करनी है? आपने फर्स्ट प्रीमोलर से फर्स्ट प्रीमोलर तक आइसोलेशन करनी है, ठीक है? अगर मतलब इंसाइजर के ऊपर काम कर रहे हैं या आपने केनाइन के मीडियल सर्फेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपने प्रीमोलर से प्रीमोलर तक फुल आइसोलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़, अगर आप केनाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो केनाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने ऑपोजिट लेटरल इंसाइजर से लेके फर्स्ट मोलर तक आपने आइसोलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है? ये मैं एक इमेजिनरी यहाँ पे आर्च बना रही हूँ, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने रीजन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका केनाइन के ऊपर काम है, ठीक है, तो आपने ऑपोजिंग आर्च की लेटरल इंसाइजर से लेके फर्स्ट मोलर तक आपने आइसोलेशन प्रोवाइड की। अगर आपका किसी पोस्टीरियर टीथ में काम है, तो पोस्टीरियर टीथ के अंदर कहते हैं कि जितना भी पोस्टीरियर टीथ में कौन से आ गए, प्रीमोलर से मोलर तक, तो कहते हैं जितना भी डिस्टली अवेलेबल टूथ होगा आपने उसको इन्वॉल्व करना है, और अपोजिंग आर्च की लेटरल इंसाइजर तक आपने आइसोलेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अच्छा,
अब कहते हैं ये जो आपको एंटीरियर टीथ जो मिल रहे होते हैं एक्स्ट्रा फॉर आइसोलेशन, उनके ऊपर अपनी आप फिंगर रेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको ड्राई एरियाज मिलेंगे, आइसोलेशन हुई भी होगी उन दांतों की भी। अच्छा, नीचे आते हैं। तो नीचे बात करें प्री मोलर्स की, तो प्री मोलर्स में कहते हैं कि आपने 2 टीथ डिस्टली जाना है और एंटीरियरली वही लेटरल इंसाइजर तक जाना है। मोलर्स में बात करें तो मोलर्स में जितना डिस्टल जा सकते हैं दांत वहाँ तक, और अपोजिंग आर्च में लेटरल इंसाइजर। तो जब भी आपकी पोस्टीरियर टीथ की बात हो रही है तो आप कहाँ तक जा रहे हैं, लेटरल इंसाइजर तक जा रहे हैं अपोजिंग आर्च में आइसोलेशन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, फिर कहते हैं मिनिमम 3 दांतों को तो हमें आइसोलेट करना ही करना होता है जब भी आप कोई भी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का प्रोसीजर कर रहे हैं, यानी कि रेस्टोरेशन वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपने कोई एंडो ट्रीटमेंट करनी है, यानी कि रूट कैनाल करनी है, तब आपने सिर्फ और सिर्फ उसी टीथ को आइसोलेट करना है जिसकी आपने रूट कैनाल करनी है। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर कहते हैं होल्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, एज कम इक्वल डिस्टेंस से मुराद है उसी डिस्टेंस पे होने चाहिए जितने आपके दांतों के दरमियान में डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कैसे काउंट करना है, कहते हैं सेंटर ऑफ वन टूथ से टू द सेंटर ऑफ अनदर टूथ एट द लेवल ऑफ जिंजाइवल टिश्यू, यानी कि अगर ये एक दांत है और ये एक दांत है, ठीक है, तो अगर इनके जिंजाइवल लेवल पे देखें तो ये अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस है तो इतने ही डिस्टेंस पे होल्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई मेल पोजिशनिंग है, कोई दांत मिसिंग है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अपने इन होल्स को मैनेज करना है। अच्छा, अब हम एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट, अच्छा ये जो चीज़ें हम सारी पढ़ रहे हैं ना, ये बातें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज़रा इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके लिए कि कहाँ कहाँ आपने मैक्सिलरी टीथ के अंदर, अगर आपने कोई भी मैक्सिलरी टीथ के ऊपर काम करना है तो आपने फर्स्ट होल किस जगह पंच करना है, हमने उसकी बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट होल किधर पंच करना है और वो आपके इस पूरे रबर डैम में किस एरिया पे प्रेजेंट होगा। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि आपने ये जो आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द, सॉरी इसको हम करते हैं, ये जो आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रबर डैम है ना, ये चीज़, ये जो आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रबर डैम है, इससे 25 mm नीचे जाके आपने पहला होल पंच करना है फॉर मैक्सिलरी टीथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। क्यों 25 mm नीचे जाना है, क्योंकि ये जो 25 mm का ऊपर का जो रीजन होगा ना, ये आपके पेशेंट का लिप्स को कवर कर रहा होगा। तो लिप्स को और मूस्टैच को, यानी कि मूंछों वगैरह को कवर करने के लिए आपने इतना ऊपर एरिया छोड़ना है। उसके अलावा ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी बच्चे के ऊपर रबर डैम लगा रहे हैं तो आपने ये एरिया कम छोड़ना है, ठीक है। कम छोड़ेंगे क्योंकि उसके लिप्स छोटे होंगे, ज़्यादा एरिया आपने कवरेज करने का प्रोवाइड नहीं करना। और अगर किसी बड़े एडल्ट पे कर रहे हैं जिसकी मूछें वगैरह भी हैं तो आपने 25 mm से ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ना है ताकि उसका वो फेशियल रीजन सारा कवर हो सके। तो कभी भी मैक्सिलरी रीजन में जो आपका फर्स्ट होल बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपके इंटीरियर्स के लिए 25 mm छोड़ के ऊपर सुपीरियर बॉर्डर से, पहली बात। नेक्स्ट बात आता है मैंडिबुलर टीथ के लिए। तो मैंडिबुलर टीथ में कहते हैं कि आपने अपने रबर डैम को इमेजिनरी डिवाइड कर लेना है लेफ्ट साइड में और सेंटर में और राइट साइड में, ठीक है। यानी कि आपने 2 इमेजिनरी अपने रबर डैम को कर लेना है कि अच्छा इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। उसके अलावा आपने सुपीरियरली और इन्फीरियरली भी एक हाफ में आपने एक डिवाइड कर लेना है अपने मेंटली अपने रबर डैम को। और जो आपने पोस्टीरियर मोलर के लिए जो पहला पंच लगाना है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात, अगर आप फर्स्ट मोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट मोलर ऑफ मैंडिबुलर टूथ, अगर आपने उसके लिए होल पंच करना है तो आपने करना है अपने लेफ्ट साइड की और आपके सुपीरियर और इन्फीरियर के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे वो 25 mm वाली बात नहीं रहेगी, यहाँ पे आप होल पंच करेंगे बिल्कुल मिडल में, ऊपर से लेके सुपीरियर और इन्फीरियर के बिल्कुल मिडल में, और अपनी लेफ्ट साइड और मिडल की मिडल पार्ट के मिडल में, ठीक है। इस जगह आपने फर्स्ट मोलर के लिए अपना पहला होल पंच करना है। फिर कहते हैं अगर आपने पहला होल जो है वो किसी 7th पे करना है, ठीक है, अगर 7th पे करना है तो आपका जो पूरा का पूरा जो होल होगा वो थोड़ा सा और मिडल की तरफ आ जाएगा और इन्फीरियर की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो पहले हमने ऊपर लगाया था होल, आप कहाँ लगा रहे हैं, आप इन्फीरियरली लगा रहे हैं। अब अगर आपने किसी 8 के ऊपर करना है तो 8 के ऊपर आप और सेंटर में चले जाएंगे, यानी कि आपका जो होल है वो और नीचे चला जाएगा, और अगर राइट से लेफ्ट की बात करें तो और सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, प्री मोलर को वैसे एक दफ़ा देख लेते हैं लेकिन पहले मैं बता दूँ। कहते हैं कि क्यों आपका होल इतना नीचे क्यों जाया जा रहा है, जितना आपका दांत पीछे जाया जा रहा है आपका होल उतना नीचे और बीच में जाया जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जितना आपका दांत पीछे का होगा, ठीक है, मैंडिबल में
जितना आपका दांत पीछे का होगा उतना ज़्यादा आपने ऊपर रबर डैम छोड़ना है, क्योंकि जितना पीछे का दांत होगा उतनी आपको रबर डैम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी, जो कि आपके अपर लिप और मुस्टैच को कवर कर रही हो। क्योंकि जब भी रबर डैम लगना है आपने मेक श्योर करना है कि आपका अपर लिप और आपकी जो मुस्टैच वाला एरिया है वो कवर हो ही रहा हो। क्योंकि अब अगर हम इसमें नीचे की भी एग्जांपल देखें तो आप कहते हैं अगर पहला होल आपका फर्स्ट प्रीमोलर का है, तो अब इसके अंदर होल कहाँ चला गया आपका? होल आपका सुपीरियरली चला गया हुआ है और नीचे से ऊपर चला गया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर जितना रबर डैम मटेरियल जो छूट रहा है वो कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका सेकंड प्रीमोलर है तो उसमें आपका ज़्यादा छूट रहा है। जितना आपका दांत पोस्टीरियरली होगा उतना ज़्यादा आपको ऊपर ये अपना रबर डैम मटेरियल छोड़ना है, ताकि आपका वो जो मुस्टैच का एरिया है और सारी जो लिप्स अपर लिप्स का एरिया है वो कवर हो सके। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि आपने होल वगैरह जो है वो कहाँ प्रॉपरली प्लेस करना है।